Good morning, all of you. This is Divya Sinha, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. वेलकम टू श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी. आज का हमारा टॉपिक है फ्रेश कॉन्क्रीट. तो फ्रेश कॉन्क्रीट के बारे में मैं आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि फ्रेश कॉन्क्रीट होता क्या है. फ्रेश कॉन्क्रीट इज़ दैट द टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इन विच कॉन्क्रीट कैन बी मोल्डेड एंड इट इज़ इन प्लास्टिक स्टेट. समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन कॉन्क्रीट. फ्रेश कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट का वो स्टेज होता है जब कॉन्क्रीट को हम प्लेस करते हैं किसी मोल्ड में, और उस टाइम पे वो कॉन्क्रीट क्या होता है, अपनी प्लास्टिक स्टेट में होता है. ठीक है, इस कॉन्क्रीट को हम फ्रेश कॉन्क्रीट और ग्रीन कॉन्क्रीट भी कहते हैं. फ्रेश कॉन्क्रीट क्या होता है? सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है फ्रेश कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ जो होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, वो कॉन्क्रीट के मिक्स प्रॉपर्शन पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, जितना अच्छा हमने कॉन्क्रीट को मिक्स किया रहेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी. इसके साथ जनरली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन. इसके बारे में ही आप लोगों को फ्रेश कॉन्क्रीट में पढ़ना है. डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन में क्या होता है, आपने जितना ज़्यादा कॉन्क्रीट को कॉम्पैक्ट किया होगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ में उसकी वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी. ओके, तो अब हम बात करते हैं फ्रेश कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी के बारे में. तो फ्रेश कॉन्क्रीट की 3 प्रॉपर्टी होती है. सबसे फर्स्ट मैं बात करती हूँ वर्केबिलिटी का, सेकंड है सेग्रीगेशन एंड थर्ड है ब्लीडिंग. तो ये जो तीनों हैं आप लोगों के, वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, ये जो तीनों हैं, इनमें सबसे फर्स्ट जो है वर्केबिलिटी, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को पूरे टेस्ट इसके बारे में सारा चीज़ बताऊंगी. और जो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग वो इसी से रिलेटेड रहते हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, तो ये 3 इसके मेन प्रॉपर्टी होते हैं. तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं वर्केबिलिटी का. वर्केबिलिटी होता क्या है? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, वर्केबिलिटी इज़ वन ऑफ द फिजिकल पैरामीटर ऑफ कॉन्क्रीट विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अपीयरेंस ऑफ द फिनिश्ड कॉन्क्रीट. वर्केबिलिटी जो होता है, अगर मैं अपने छोटा सा अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं सिर्फ सिंपल सा एक चीज़ बोलूँगी. वर्केबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्पैक्शन या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन. जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगा कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. कैसे? अगर मैं कॉन्क्रीट को कॉम्पैक्ट करती हूँ तो उसमें से जितने उसके एयर बबल्स हैं, एयर वॉइड्स हैं, वाटर बबल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. रिमूव होंगे तो उसकी वर्केबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो गई, और वर्केबिलिटी बढ़ेगी, उसमें से सारे जो एयर बबल्स हैं ये सब रिलीज़ हो गए, तो उसकी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी. तो इसीलिए जो वर्केबिलिटी होता है वो कॉन्क्रीट का वो पैरामीटर होता है, फिजिकल पैरामीटर होता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट होती है. कब? जब अगर हमने उसमें कॉम्पैक्शन नहीं किया. अगर कॉम्पैक्शन किया है, कॉम्पैक्शन अच्छा हुआ है, तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी, साथ में उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी. ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी वर्केबिलिटी होती है उसके कुछ फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं कॉन्क्रीट को. तो वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो सबसे फर्स्ट है वाटर कंटेंट, मिक्स प्रॉपर्शन, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर्स ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, एंड लास्ट इज़ यूज़ ऑफ एडमिक्सचर्स. तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं वाटर कंटेंट का. वाटर कंटेंट क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्केबिलिटी में क्या होता है, अगर हमने कॉम्पैक्शन किया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है. ठीक है, अब जैसे कि मैंने कॉन्क्रीट मेरे को बनाया है, तो कॉन्क्रीट बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट हम जितने भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें हम वाटर तो हमारा सबसे मस्ट है, क्योंकि वाटर मिक्स नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्क्रीट भी नहीं बनेगा. तो अगर मैंने वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है, जितना मेरे को उसमें यूज़ करना है उससे ज़्यादा मैंने यूज़ कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो आपका कॉन्क्रीट रहेगा वो पानी ज़्यादा हो गया, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, स्लरी फॉर्म में बहने लगेगा, और उस कॉन्क्रीट को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बह रहा है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, उसमें हम अगर मटेरियल मिक्स कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. उसके अलावा अगर वाटर की क्वांटिटी मैंने कम कर दी, तो कम करने से भी एक मेरे को डिसएडवांटेज होगा. वो क्या होगा? यस, दैट्स राइट. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि जितने भी कॉन्क्रीट के में हम लोगों ने मटेरियल मिक्स किए हुए हैं,
वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ड्राई फॉर्म में रहेंगे तो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो स्ट्रेंथ उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स प्रॉपर्शन का। मिक्स प्रॉपर्शन क्या होता है? तो मिक्स प्रॉपर्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और इसके बारे में आप लोगों ने मटेरियल में भी पढ़ा हुआ है, अभी हम कॉन्क्रीट में भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्क्रीट का ग्रेड और ग्रेड ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, हम जैसे कि ग्रेड ऑफ एग्रीगेट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से ग्रेड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं कॉन्क्रीट का ग्रेड देखूं तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम मटेरियल बनाते हैं। जैसे कि मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो मैंने M15 और M20 के ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैंने उसको जैसा उसका प्रॉपर रेशियो, जैसे M15 का रेशियो क्या होता है 1:1.5:3, अब उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको बनाया। बनाने के बाद अब मेरा जो कॉन्क्रीट है वो प्रॉपर बनेगा। अगर उसी रेशियो में मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे उसकी स्ट्रेंथ जितनी M15 में मिलनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो मिक्स प्रॉपर्शन हम यूज़ कर रहे हैं किसको बनाने के लिए, फ्रेश कॉन्क्रीट को बनाने के लिए, तो वो मिक्स प्रॉपर्शन के लिए जो हम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारा करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइज़ ऑफ एग्रीगेट का। तो साइज़ ऑफ एग्रीगेट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइज़ ऑफ एग्रीगेट होता क्या है। इसके लिए एक पैरामीटर बनाया गया है कि अगर कोई हम सीव जो हमारा 4.75 mm का सीव होता है, नंबर ऑफ़ सीव 4.75 mm, तो इस सीव से अगर मेरा एग्रीगेट पास होता है, जब मैं उसको छान रही हूँ, सीव एनालिसिस कर रही हूँ, तो उस टाइम पे अगर 4.75 mm से एग्रीगेट जो है वो मेरा पास हो रहा है, पास होगा तो वो कौन सा एग्रीगेट कहलाएगा, मेरा कोर्स एग्रीगेट। और अगर रिटेन हो जाएगा, यस दैट्स राइट, वो कौन सा एग्रीगेट कहलाएगा, आपका फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने दो टाइप से एग्रीगेट को कैटेगराइज्ड कर लिया गया है सीव एनालिसिस के थ्रू, कि अगर जो 4.75 mm से जो पास होता है वो कोर्स और जो रिटेन होता है वो फाइन एग्रीगेट। करेक्ट, तो हम इसी साइज़ के ही हम एग्रीगेट को जनरली इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ एग्रीगेट का। शेप ऑफ एग्रीगेट में मैंने आप लोगों को बताया था रॉक के क्लासिफिकेशन में कि बहुत सारे अलग अलग शेप के एग्रीगेट होते हैं, जिनमें हम जनरली कुछ एग्रीगेट को ही इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि आपके राउंडेड शेप के होते हैं, फ्लैकी होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, एंगुलर होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा यूज़ करते हैं जनरली, एंगुलर शेप का। क्यों? क्योंकि एंगुलर शेप क्या होता है, एक दूसरे के साथ ईजिली बॉन्ड बना लेता है। और उसी की जगह मैं राउंडेड इस्तेमाल करूँ तो राउंडेड क्या होता है, एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, तो उस राउंडेड के बीच में भी एक होल आ जाएगा, एक पोर्स आ जाएगा, और उस पोर्स में अगर मेरा कोई मटेरियल, मतलब पोर्स है, अगर मैं उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ या क्यूरिंग कर रही हूँ तो उसमें वो चीज़ जमा हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तो वो क्या हो सकता है, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, फेलियर कंडीशन में आ सकता है। तो इसीलिए हम जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, एंगुलर शेप का ही एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस टेक्सचर्स ऑफ एग्रीगेट। हम लोग जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं उसका सरफेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि घरों में हम आज के डेट में डेकोरेशन के लिए बहुत सारे एग्रीगेट जैसे कि स्टोन्स का यूज़ करते हैं, तो उनका सरफेस जो होता है वो हम लोग ये चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो फिनिशिंग वाला हो। अगर रफ़ सरफेस होता है तो हम उसको जनरली प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग ऑफ एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एडमिक्सचर्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं, यस हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ है वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। तो ये जो लास्ट है यूज़ ऑफ एडमिक्सचर और ग्रेडिंग ऑफ एडमिक्सचर्स, इन दोनों का वही है कि हम उसको जनरली यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो एडमिक्सचर यूज़ करने से कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होता क्या है, तो ब्लीडिंग क्या होता है, इसमें लिखा हुआ ब्लीडिंग इज़ जनरली अकर ड्यू टू हायर वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता है, अगर वाटर का अमाउंट राइज़ होगा, जितना ज़्यादा राइज़ होगा तो आपका जो कॉन्क्रीट है वो स्लरी फॉर्म में बहने लगेगा, और उस टाइप के एग्रीगेट को हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने उस कॉन्क्रीट को इस्तेमाल किया तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है
वो तो एक जैसे ही मैंने उसको प्लेस किया वो बहने लग गया, तो वो तो पूरा आपका जो सरफेस है वो तो आपका पूरा रफनेस दिखने लगेगा, ठीक है। अब मैंने उसको सुधारने के लिए मैंने उसमें अगर मटेरियल भी मिक्स कर दिया, एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दिया, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा। तो इसीलिए हम इस तरीके से जो कॉजेज़ होते हैं कंक्रीट के, वो हम जनरली प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं जितने भी कोर्स पार्टिकल्स होते हैं। सिंपल वर्ड में यही बोलोगे कि सेपरेट टू ऑल द कोर्स पार्टिकल्स। तो इसमें लिखा हुआ है एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट आर सेपरेटेड ड्यू टू द हायर वाटर सीमेंट रेशियो और पुअर मिक्स प्रॉपर्शन आर कॉल्ड सेग्रीगेशन, ठीक है। आप जब उसमें वाटर का अमाउंट कम कर दोगे, ठीक है, वाटर का अमाउंट जैसे कम हो जाता है तो जितने भी मटेरियल है वो एक दूसरे से ईजिली बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो वो ड्यूरेबल भी नहीं रहेगा और वो अफेक्ट करेगा किसको, आपके स्ट्रक्चर को। तो इसीलिए ये जो दो मेन कॉज होते हैं, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन, हम कोशिश करते हैं कि ये दोनों कॉजेज़ ना हो हमारे कॉन्क्रीट में। अगर ऐसा होता है तो हमारे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों से होने वाले मेजर इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने इसमें ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम आपके कॉन्क्रीट में आता है तो उससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी होमोजेनिटी नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड होगा कि उसकी वजह से परमेबल भी नहीं रहेगा आपका कॉन्क्रीट, ठीक है, उसमें सांद्रता नहीं होगी। नेक्स्ट है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज़ कि वो रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, कम हो गई तो भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। लास्ट है कि अगर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई, पेवमेंट मतलब कि रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सीसी रोड बना रहे हैं, वहाँ पे वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो जैसे ही मैं वहाँ पे उसको रोड के लिए जैसे ही मैं प्लेस करूँगी कॉन्क्रीट को, तो वाटर के अमाउंट ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उस सरफेस को हम फिनिशिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब मैं उसको क्यूरिंग भी करूँगी तो मेरे को कंपाउंड क्यूरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। वर्केबिलिटी, कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं, तो जनरली इसके लिए 4 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ स्लम कोन टेस्ट, second is compaction factor test and third is VB consistometer test and last is flow table test। जिनमें से जो 2 टेस्ट हैं, स्लम कोन टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये आपके सिलेबस में है और जिसमें से आपका स्लम कोन टेस्ट लैब में हमने कर भी चुका है कि किस टाइप से हम स्लम कोन टेस्ट करते हैं, किसके लिए, कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं और बाकी आपको तो पता ही है कि कैसे हम करते हैं, इसके नोट्स भी आप लोगों के पास हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम कोई टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि हम उसके लिए कौन कौन सा एपरेटस यूज़ कर रहे हैं, है ना। हमको पता ही नहीं एपरेटस कौन से यूज़ करें तो हम वो टेस्ट कर ही नहीं सकते। तो परफॉर्म करने के लिए हमको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमको उसके एपरेटस चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो एपरेटस होता है वो होता है स्लम कोन टेस्ट, ठीक है, जो कैसा शेप का होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन, इस टाइप के शेप में आपको आपके लैब में आप लोगों ने देखा हुआ है, जिसका जो अपर डायमीटर होता है वो 100 mm का होता है, लोअर डायमीटर होता है 200 mm का, हाइट होता है 300 mm का, साइड में 2 हैंडल्स लगे होते हैं उसको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और एपरेटस यूज़ होता है इसके साथ, टैंपिंग रॉड, जिसका जो डायमीटर होता है वो 16 mm का होता है। अब हम इसमें करते क्या हैं तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, हम उस कोन के नीचे एक प्लेट लगा देते हैं, बेस, उसका बेस प्लेट हो जाता है वो लगा देते हैं। बेस प्लेट को लगाने के बाद अब हम उसमें क्या करेंगे, जो हमने कॉन्क्रीट बनाया हुआ है, जैसे कि हमने लैब में प्रैक्टिकल करते टाइम M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाया था, ठीक है, 1:2:4 का, उसको हमने क्या किया, उसको हमने बनाया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने उसमें कोन में उसको फिलअप कर दिया। फिलअप कैसे करना है, लेकिन इसका करने का भी एक प्रोसीजर होता है। कंक्रीट को फिलअप करने के लिए हम इसको 3 लेयर्स में करते हैं। फर्स्ट लेयर किया, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर किया, फिर थर्ड लेयर किया। एक साथ आपको कंक्रीट को उस कोन में नहीं डालना है, 3 लेयर डाल लिए। डालने के बाद अब उसको 25 टाइम्स तक से हमको उसको क्या करना है, ब्लोज करना है, किससे, टैंपिंग रॉड से। और ये क्यों करते हैं हम लोग,
यस दैट्स राइट, हम उसको करते हैं ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं, एयर वॉइड्स हैं, वो क्या हो सके, बाहर रिमूव हो सके। ओके अब 25 टाइम्स स्टॉक करने के बाद, क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, उस कॉन्क्रीट में जो हम लोगों का जो स्लम है, हम उस स्लम को ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और उसको निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो स्लम है वो किस तरीके से बना है। ठीक है, तो अगर हमारा जो कोन है वो हम जब स्लोली उसको लिफ्ट करना है ना, हमको एकदम उसको एक ही बार में नहीं उठाना है, हमको उसको आराम से उठाना है। तो अगर हम उस टाइम पे जब उसको लिफ्ट करते हैं और लिफ्ट करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा स्लम है, अगर वो प्रॉपर शेप में बना हुआ है, जैसा आपका कोन था वैसा ही अगर वो बना है, माइनर थोड़ा बहुत चलेगा बट अगर वैसा ही बना हुआ है तो वो स्लम आपका ट्रू स्लम है। अगर उसमें थोड़ा सा कुछ डिफेक्ट आ गया है तो इस तरीके से उसको 3 अलग अलग स्लम के अकॉर्डिंग उसको 3 अलग अलग कैटेगराइज्ड किया गया है कि अगर कॉन्क्रीट को जब हम स्लम कोन से निकालते हैं तो अगर उसमें सेटलमेंट किसी टाइप से आता है तो वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम बने, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है ट्रू स्लम। तो ट्रू स्लम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करेंगे जब हम उसको उठाएंगे, इसको स्लम कोन को, तो उससे क्या होगा, जब वो करेक्ट जैसा शेप है प्रॉपर वैसा बनता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रू स्लम कहलाएगा। सेकंड, अगर उसका टॉप का पोर्शन, ठीक है, थोड़ा सा स्लिप है या साइडवेज है, जैसे कि इसमें देख लीजिए आप लोग, देखो उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा स्लिप हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शेयर स्लम कहलाएगा। और लास्ट यहाँ पे देखिए कोलैप्स स्लम। कोलैप्स में क्या होगा, जैसे ही आप स्लम को ऊपर की तरफ उठाओगे वो आपका पूरा जो कॉन्क्रीट है वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। और ये कब होता है, जब वाटर सीमेंट रेशियो का क्वांटिटी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा रहता है, तो वो इस तरीके से कोलैप्स हो जाता है। समझ आया? ओके। अब इसके बाद में एक टेबल बना हुआ है नीचे में, देखिए कि अगर मेरे को कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो मैं वहाँ पे कौन से टाइप का कंक्रीट जो है वो प्रेफर करूँगी और उसका स्लम कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट है जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मेरा स्लम कैसा होना चाहिए, 20 to 40 mm तक का उसका डायमेंशन होना चाहिए। मतलब जो ऊपर से जो उसमें जो कोलैप्स जो उसमें चेंजेस आ रहा है, सेटलमेंट आ रहा है, वो उतना होना चाहिए, 20 से 40 mm तक का। ठीक है, अगर कर्ब्स, पैरापेट, पियर, स्लैब या वॉल बना रही तो उसके लिए 40 to 50 mm का। ठीक है, कैनाल लाइनिंग बना रही तो 70 to 80 mm का। अगर नॉर्मल RCC वर्क कर रही हूँ, जैसे नॉर्मल मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, तो 80 to 150 mm। ओके, समझ आया? अब हम सेकेंड लास्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इस तरीके से उसके एपरेटस होते हैं, ऊपर में 2 हॉपर होते हैं, एक अपर हॉपर दूसरा लोअर हॉपर। ठीक है, ये भी आपका जो होता है कोन शेप में होता है, नीचे में एक सिलेंडर रखा होता है। अपर हॉपर का जो अपर डायमीटर होता है वो 250 mm का होता है, लोअर हॉपर का जो डायमीटर होता है वो 125 mm का होता है, और नीचे सिलेंडर जो रहता है उसका जो डायमीटर रहता है वो 150 mm का, और जो उसका हाइट रहता है वो 300 mm का। ये दोनों जो होते हैं वो अपर और लोअर हॉपर स्टील रॉड से कनेक्टेड रहते हैं, और इन दोनों हॉपर के नीचे में एक प्लेट लगा रहता है। ठीक है, वो प्लेट का क्या यूज़ होता है वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे फर्स्ट ये प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को हम एक तरीके से डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग लास्ट में कॉम्पैक्ट करते हैं कॉन्क्रीट की डिग्री को चेक करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट इसमें भी हम वैसे ही एक कॉन्क्रीट मटेरियल बना लेंगे, मिक्स प्रॉपर्शन जितना हमको रेशियो में चाहिए, जितना ग्रेड में चाहिए हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कॉन्क्रीट को जो हमारा मिक्स कॉन्क्रीट है उसको हम किस में, अपर हॉपर में हम उसको डालेंगे। ठीक है, विदाउट कॉम्पैक्शन, हमको कोई भी कॉम्पैक्शन नहीं करना है। ठीक है, हमने उसमें क्या किया, उस कॉन्क्रीट को डाला। डालने के बाद हम अब उस कॉन्क्रीट को जो अपर हॉपर में उसके नीचे का जो प्लेट है उसको खसका देंगे, वहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद जो अपर हॉपर का जितना कॉन्क्रीट है वो कहाँ चला जाएगा, लोअर हॉपर में। करेक्ट, लोअर हॉपर का भी प्लेट लगा हुआ है ना। उसके बाद अब लोअर हॉपर में भी हम उसको क्या करेंगे, लोअर हॉपर में भी हम उसके डोर को ओपन कर देंगे, नीचे का डोर जो है उसको रिलीज़ कर देंगे। अब वो कॉन्क्रीट
फॉल होके सीधा कहाँ जाएगा, सिलेंडर में। यस, देखिए यहाँ पे अपर हॉपर से लोअर हॉपर, लोअर हॉपर से कहाँ गया, सिलेंडर में। करेक्ट। अब सिलेंडर में वो गया, सिलेंडर में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंक्रीट को सिलेंडर से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद अब हम उस कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट करेंगे कैसे, 3 लेयर्स में। एक लेयर में रखा, कॉम्पैक्ट किया, फिर सेकेंड लेयर में रखा, फिर कॉम्पैक्ट किया, फिर थर्ड लेयर में रखा, फिर कॉम्पैक्ट किया। कॉम्पैक्ट करने के बाद जब वो कंक्रीट पूरी तरीके से फुल्ली कॉम्पैक्टेड हो जाएगा तो अब हम उसका क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमने कॉम्पैक्शन किया है कंक्रीट का, उसका जो वेरियस फैक्टर है वो 0.7 to 1 होना चाहिए। अगर उतना आता है तो आपका जो कंक्रीट है वो, उसकी वर्केबिलिटी क्या है, अच्छी रहेगी और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी जैसा कि हमको चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तब उस केस में हम लोगों का कंक्रीट जो है उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगी। इसके लिए कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए। ओके, थैंक यू।